गुड इवनिंग हो गई क्या? ये अभी तक नींद में है। कौन था ये? अच्छा ये, तो जल्दी से उठ जाओ फिर, है ना? चलो कितने दिन बाकी है एग्जाम के लिए? 85। 5 दिन और कम हो गए, बहुत जल्दी हो गए ये तो एग्जाम के लिए कितने डेज है? 85 डेज है, 5 दिन और कम हो गए, है ना? तो 5 का पहाड़ा तो आता ही है, तो धीरे धीरे वो 85 है ये भी खत्म हो जाएंगे, इसलिए तैयारी स्टार्ट कर दो, है ना? या चल रही है? चल रही है क्या? या स्टार्ट करनी है? स्टार्ट करनी है। चलो तो जो स्टार्ट कर रहे हैं उन सबको मुबारक हो, जल्दी से स्टार्ट करो और जल्दी से उसे खत्म करो, है ना? चलिए, रिवीजन कॉपी किस किसने बना ली? क्या बात है, आज दिल खुश हो गया मेरा कि रिवीजन कॉपी बना ली है। कम से कम उसमें लिखा हो, कुछ नहीं लिखा हो, कोई बात नहीं, बना तो ली कम से कम, बस ये काफ़ी है। चलिए बेटा, लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था अपन ने? सीड पढ़ रहे थे। सीड के अंदर अपन ने बात करी थी किसकी? सीड वायबिलिटी की, या फिर सीड की जीवन क्षमता के बारे में, जीविता के बारे में बात करी थी, है ना? उसके लिए हमने टेस्ट लिखे थे कुछ। पहला टेस्ट कौन सा लिखा था? TZ टेस्ट, ठीक है? कौन सी डाई यूज करी बेटा उसमें? 2, 3, 5 ओके, ट्राइमिथाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। और अगर हम ग्रोडेक्स टेस्ट की बात करें तो क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड। सबसे जल्दी बीज जीवन क्षमता को पता लगाने का तरीका, वेरी गुड, कौन सा? केमेनोफोर या फिर पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट है, ठीक है? ये हमें याद रखना है अच्छे से, ये हमारे लिए क्वेश्चंस जो है बनते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेस्ट कौन सा है? टेट्राजोलियम टेस्ट। कारण क्या था कि ये एक्यूरेट होता है, इसकी ये जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा होती है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। चलिए, आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। सीड से रिलेटेड ही है, अभी तक सीड कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? आज कंप्लीट हो जाएगा, आज इसको कंप्लीट कर लेंगे अपन। चलिए, अपनी क्लास 2 जो है वो कंप्लीट हो गई थी। क्लास 3 में आज अपन बात करेंगे सीड की डॉर्मेंसी के बारे में। डॉर्मेंसी तो पता ही है, जिसमें हम हमेशा रहते हैं, नहीं रहते क्या? डॉर्मेंसी में तो रहते हैं हम, नहीं रहते क्या? अच्छा, धीरे धीरे अब वो सुषुप्तावस्था टूट रही है ना? प्यूपा था इतने दिनों तक, अब वो लार्वा में नहीं बदलता, वो बटरफ्लाई में बदलेगा, अडल्ट में बदलेगा। प्यूपा को वापस लार्वा में बदल रहे हो तुम। पूरी प्रकृति के रूल तुमने उल्टे कर दिए एक बार में, क्या बात है। चलो, तो बात करेंगे बेटा सीड डॉर्मेंसी या फिर बीज सुषुप्तावस्था के बारे में। पिछली बार टॉपिक लिख लिया था शायद हमने, है ना? इस टॉपिक का नाम क्या है? सीड डॉर्मेंसी, या हम कहेंगे बीज सुषुप्तावस्था। ओके, सीड डॉर्मेंसी या बीज सुषुप्तावस्था की जब हम बात करें बेटा, तो वहां पर याद रखना कि 2 चीजों से ये वर्ड बना हुआ है, ठीक है? बीज की बात करेंगे, और बीज में किसकी बात कर रहे हैं? सुषुप्तावस्था की, ठीक है? सुषुप्तावस्था को अगर हम ब्रेक करें तो हमारे पास 2 शब्द आते हैं। एक तो कौन सी है? सुषुप्त, और दूसरी जो है वो कौन सी है? अवस्था। सुषुप्त का मतलब क्या होता है बेटा? सोई हुई। क्या मतलब है? सोई हुई या सोया हुआ, ठीक है? तो ऐसी अवस्था जिसके अंदर, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो आपका इंसेक्ट ही हो या फिर आपका सीड हो, कोई भी आपका जीव है, वो जीव कैसे है बेटा? सोया हुआ है। कैसा है? जैसे तुम भी सोए हुए हो अंदर से, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है? जगाना पड़ता है। तुम्हें 2-4 जोश भरी बातें जो है वो बतानी पड़ती है कि नहीं तुम्हें कुछ करना है, तो फिर तुम्हारी सुषुप्तावस्था है वो ब्रेक होती है। यही होता है ना? फिर वापस थोड़े दिनों बाद वापस सुषुप्तावस्था आ जाती है। हम उस प्यूपा की तरह हैं, उस लार्वा की तरह जो बार बार प्यूपा अवस्था में बदल जाता है, ठीक है? तो एक ही बार बदलना होता है प्यूपा में, उसके बाद अडल्ट बन जाता है। तो हमें
ये चीज ध्यान भी रखनी है कि हमें बार बार प्यूपा नहीं बनना है, बार बार सुषुप्तावस्था में नहीं जाना। बीज भी तो एक बार अपनी सुषुप्तावस्था में है, एक बार अगर वो डोरमेंसी ब्रेक हो गई तो उसके बाद वो जर्मिनेट कर जाएगा। ऐसा थोड़ी पौधा वापस सिकुड़ गया और वापस बीज बन गया, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो प्रकृति का, नेचर का एक बहुत अच्छा रूल है जो आप खुद ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। वैसे किया हुआ होगा, जिस समय पर खेलने की बात आती है कहते हैं कि नहीं आज कल से हम क्या करेंगे, सुबह 6 बजे उठ के खेलने चलेंगे। गर्मियों की छुट्टियों में होता था ना, तो पहले दिन तो अलार्म लगा देते कि नहीं, टेंशन रहती है अरे यार 6 बजे उठेंगे नहीं उठेंगे, मेरी बैटिंग मिस हो जाएगी, तो अलार्म लगा दिया। दूसरे दिन भी अलार्म लगा दिया, तीसरे दिन भी अलार्म लगा दिया। अब 2 महीने तक वैसे खेलने जाना है ना, यही होता है, 2 महीने तक तुम खेलते हो। तो 3-4 दिन अलार्म लगाने के बाद तुम्हें अलार्म की ज़रूरत ही नहीं होती है, होता है ना। क्यों? क्योंकि उस चीज़ में हमें इंटरेस्ट है, हमें खेलना अच्छा लगता है और खेलने के लिए हमने एक रूटीन बना लिया है कि नहीं 6 बजे उठना है। 2-3 दिन आपने अलार्म लगाया, उसके बाद अलार्म की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही 6 बजे से पहले उठ जाओगे, अरे खेलने जाना है ना। लेकिन जब बात आ जाती है पढ़ने की, उस टाइम पर उल्टा हो जाता है। इवन वो जो अलार्म लगा रखा है वो बज के वो खुद परेशान हो जाता है, ये नहीं उठेगा, अब मैं चुप हो जाता हूँ, तो वो अलार्म खुद बंद हो जाता है, लेकिन हम नहीं उठते। और कुछ मेरे जैसे और शातिर लोग होते हैं, नहीं बंद करके नहीं सोते हैं, उनको पता है कि 6 बजे अलार्म बजेगा, 5:30 बजे उठ के अलार्म बंद कर देते कि ये अलार्म नहीं बजना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी सुषुप्तावस्था है। बीज की जैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी ही हमारी सुषुप्तावस्था है। इसको अब तोड़ने की बारी है बेटा, और जिस दिन तुम इस सुषुप्तावस्था को तोड़ लोगे उस दिन तुम्हें कोई भी चीज़ जो है वो कठिन नहीं लगने वाली है। ठीक है, एक खुद के अंदर एक प्रण ले लो, एक खुद से वादा कर लो। वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, आज प्रॉमिस डे है, तो अच्छा कल चला गया क्या? चलो ठीक है, तो कल क्या प्रॉमिस करा खुद से कि हम इस बार सिलेक्शन करा के रहेंगे? चलो ठीक है, तो प्रॉमिस डे पर खुद से प्रॉमिस कर लिया हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं किया हो तो मुझसे प्रॉमिस कर लो कि तुम सिलेक्शन करा के ही मानोगे। ओके, अच्छा प्रण लिया है ऐसा, चलो ये प्रॉमिस याद रखना। मैं डंडा लेके आऊँगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन तुम्हें भी बुलाऊंगा। ठीक है, जिसने प्रॉमिस नहीं निभाया वो मार खाएगा। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। कहते हैं ना कि वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब होती है। तो तुम्हें वादे तो याद रखनी ही है, लेकिन अपनी कोशिश छोड़ना मत। ये नहीं कि वादा कर लिया सर से, प्रॉमिस कर लिया कि ठीक है हम सिलेक्शन कराएं, फिर भूल जाओ, वो नहीं करना है, याद रखना। मैंने एक बार वादा किया था मेरे सर से कि सर इस बार 90+ लेकर आऊँगा मैं, और वही अकेला सब्जेक्ट था इसमें 90+ नहीं है। तब मेरे सर ने मुझसे कहा कि बेटा वादे अक्सर टूट जाते हैं और कोशिशें कामयाब होती है, इसीलिए कोशिश करना सीखो, वादे करना नहीं। वादे तो कोई भी कर लेगा, है ना। अच्छा चलो, क्या बात है, आजकल मैं शायरियाँ बोलने लग गया, वाह वाह। चलो आगे पढ़ लेते हैं, चलो स्टार्ट करें बेटा। हम बात कर रहे थे कि हमारा सीड कैसे जर्मिनेट होता है, कुछ चीजें हम देख चुके थे। सबसे पहले हमारा सीड क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, उसको हमने क्या कहा, ओके, अंतःचूषण या फिर इम्बाइबेशन। जैसे ही इम्बाइबेशन हुआ उसके बाद एक हार्मोन वहां पर बनेगा, उस हार्मोन का नाम जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड बनने से वहां पर एक नया एंजाइम बनता है, कौन सा, अमाइलेज एंजाइम। और अमाइलेज एंजाइम का काम है स्टार्च को तोड़ना और उसको बदलना किसमें, माल्टोज में। बात कर ली थी हमने, लिख लिया था इसको। ठीक है, माल्टोज में बदलेगा, और माल्टोज क्या है, शर्करा या शुगर है जो हमें क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और यही एनर्जी जो है वो सीड को मिलती है, एम्ब्रियो को मिलती है, और इससे हमारा सीड जो है वो जर्मिनेट हो जाता है। ये हमने समझ लिया। ओके, फिर हमने बात करी थी हमारा जो सीड है उसके 2 पार्ट है, प्लूम्यूल और रेडिकल। प्लूम्यूल निकलेगा जमीन से ऊपर और रेडिकल निकलेगा जमीन के अंदर। ठीक है, मूलांकुर और तनांकुर बात कर ली थी ये। ठीक है, फिर इसके बाद हमने यहां पर शायद ये बात नहीं करी थी बेटा, विटामिन सी वाली नहीं करी थी ना। ठीक है, एक बार इसको देख ले,
ये इंपॉर्टेंट चीज भी है, क्वेश्चन हमारे लिए आया हुआ है। तो सीड डोरमेंसी की हम बात कर रहे थे, तो सिंपल सा समझ लो, कोई नहीं पूछेगा सीड डोरमेंसी क्या होती है। सिंपल मतलब है, जैसे आप खुद का एग्जाम्पल लेकर चलो, ये टॉपिक पढ़ने के लिए खुद का एग्जाम्पल बहुत बेस्ट है। ओके, आप खुद को मान कर चले कि आपके मन में कोई बात है और आपको वो बात कहनी है, ठीक है, लेकिन आप डरते हो कि नहीं ये बात मैं कह दूंगा तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मैं सर से प्रॉमिस कर दूंगा कि मैं सिलेक्शन करा लूंगा और फिर मैं नहीं कर पाया तो गड़बड़ हो गई, यही बात हुई ना। तो यहां पर आपके मन में क्या है, डोरमेंसी है। क्या है? डोरमेंसी, ठीक है। आपको वो डोरमेंसी ब्रेक करनी है। तो एक बात बताओ, आप इस समय पर जब कोई बात सोच रहे हो तो आप जीवित हो या नहीं हो? जीवित ही हो ना सारे, मैं भी हूं, तो सभी जीवित है। तो बीज के लिए भी सेम यही बात होगी कि बीज कैसा होगा, जीवित होगा। कैसा होगा? पर किसी ना किसी कारण की वजह से वो जर्मिनेट नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे? सीड डोरमेंसी कहेंगे। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं? लिखना चाहो तो एक सिंगल लाइन के अंदर लिख लो बेटा, सीड डोरमेंसी, या फिर ये क्या होती बेटा, कोई भी हमारा जीवित बीज है। कैसा बीज है? जीवित बीज का किसी कारण से अंकुरित ना होना, उसे हम क्या कहेंगे? सीड डोरमेंसी कहेंगे, ठीक है। चाहे बाकी सब चीजें कितनी भी अच्छी हो, लेकिन किसी ना किसी एक कारण की वजह से वो जर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। सेकंड हम बात करें बेटा इसके अंदर की सीड डोरमेंसी जो है, उसके लिए एक डेफिनेशन दी किसने हमें? आमीन ने। किसने दी बेटा? आमीन। आमीन जो साइंटिस्ट था, इसने हमें बताया कि डोरमेंसी जो है ये क्या होती है कि बीज के अंदर से कंट्रोल होती है। कहां से होती है? बीज के अंदर से कंट्रोल होगी, ठीक है। लेकिन बाहर के एनवायरनमेंट या वातावरण की वजह से क्या होती है? थोपी जाती है, ठीक है। कंट्रोल कहां से होगी? अंदर से। लेकिन बाहर से जो है वो कंट्रोल नहीं होगी, बाहर से उसे दी जाएगी। तो अगर वो एनवायरनमेंट की वजह से हुई तो वहां पर कोई फोर्स काम करेगी, और अगर वो खुद से हुई, उसके आनुवांशिकता की वजह से हुई, तो वो इंटरनल फैक्टर से होगी। इसको लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल सा एक लाइन उसने कही थी, वो हमें ध्यान रखनी और कुछ नहीं, ठीक है। लास्ट हमें याद क्या रखना बेटा, सीड जब भी जर्मिनेट होगा तो उसके अंदर एक विटामिन जो है वो बनता है। कौन सा विटामिन बनता है बेटा? आप सभी जानते हैं। विटामिन सी का जो क्वेश्चन है वो हमसे ICAR जो है वो पूछ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था कि अंकुरित दाल के बीज जो होते हैं उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर क्या गया था? विटामिन सी। अब बात आती है सर, अंकुरित दालें जो होती है वो खट्टी तो लगती नहीं है, विटामिन सी तो है, खट्टा होगा एस्कॉर्बिक एसिड, पर लगती है क्या? मुझे तो नहीं लगा ऐसा, पर कोई बात नहीं, थोड़ी मीठी जरूर लगती है, खट्टी का पता नहीं, बट उसमें विटामिन कौन सा है? सी है। इसमें कई बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हुए बेटा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो विटामिन सी उनके अंदर मिलता है, एक सिंगल लाइन में हमको याद रखना और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ओके। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन, आपके जितने भी विटामिन है वो सभी आपको पता होने चाहिए, उनसे होने वाली डिजीज जो है डेफिशिएंसी से वो पता हो, और वो किसके अंदर मिलता है ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। बात करें विटामिन सी की तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है बेटा? बारबडोस चेरी के अंदर। विटामिन B12 कहाँ मिलता है? विटामिन B12 वो विटामिन B2 है जिनकी तुम बात कर रहे हो। विटामिन B12 किसी पौधे में निर्मित नहीं होता है, ठीक है। विटामिन B12 अकेला ऐसा विटामिन है जो किसी पौधे में नहीं मिलता, बाकी सभी विटामिन पौधों में मिल जाते हैं, B12 नहीं मिलता है, वो मानव शरीर के अंदर निर्मित होता है, वहीं पर बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ध्यान रखना कि ऐसा विटामिन जो किसी पादप में नहीं पाया जाता है वो कौन सा है? तो ऑप्शन अलग अलग थे, उसमें आंसर क्या गया? विटामिन B12। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं, या फिर दूसरा नाम पूछ लिया जाता है, जैसे विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही पूछते हैं विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? रोटिनोन, ठीक है।
या फिर विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन। इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे हुए हैं, तो इनको याद रखना, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि डोरमेंसी जो है वो कितने टाइप की हो सकती है। तो एक बार आपको एग्जाम्पल दिया भी था, आज उसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, अपना एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर लेना है, ठीक है। हम कोई भी काम करना चाहते हैं, ठीक है, अब उसे रोकने वाली जो ताकतें हैं वो हमारी डोरमेंसी हमें सिखा देती है। जैसे आप क्या चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन जो है वो किसी अच्छी जगह पर हो जाए, आप चाहते हो ना, ICR में हो जाए, BHU में हो जाए, JET में, कहीं पर भी हो, लेकिन हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। जॉब की तैयारी करोगे तब चाहोगे कि मेरा सिलेक्शन AAO पर हो जाए, AO में हो जाए, या किसी अच्छी कंपनी के अंदर मेरा सिलेक्शन हो। तो वहाँ पर हमें रोकने वाली चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं, वही हमारी डोरमेंसी है, ठीक है। चलो तो बात कर ले। सबसे पहली जो हमारी डोरमेंसी है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्नेट डोरमेंसी। क्या कहते हैं उसको? इन्नेट डोरमेंसी, या फिर हिंदी में बात करें तो इसको कहा जाता है प्राथमिक सुषुप्ता अवस्था। क्या कहते हैं इसको? प्राथमिक सुषुप्ता अवस्था कहा जाता है, या फिर इसी को हम प्राइमरी डोरमेंसी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? प्राइमरी डोरमेंसी कहते हैं। चलो, तो रोकने वाली जो चीजें हैं आपको उसमें से प्राइमरी फैक्टर जो है, प्राथमिक फैक्टर जो है वो क्या हो सकता है, सोच के बताओ। कौन होगा? आलस। बिल्कुल, आलस किसका? पड़ोसी का, खुद का? खुद का। तो कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले हम खुद हैं। तो यही चीज हमें यहां पर अप्लाई कर देनी है कि जब बीज के खुद की वजह से डोरमेंसी हो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? इन्नेट डोरमेंसी या फिर प्राथमिक सुषुप्ता अवस्था कहेंगे। अब बात आती है सर कि खुद की वजह से कैसे हो जाएगा? तो खुद की वजह से कैसे होगा बेटा कि हमारे लिए बचपन से ही हमें आदत है लेट उठने की, ठीक है। तो ये हमारे लिए हमारे जीन्स के अंदर आ चुकी है चीज कि हम आलसी हैं, ठीक है। वैसे ही हमारा जो सीड है उसके अंदर मान लिया हमने कि ABA या फिर एब्सिसिक एसिड का कंटेंट ज्यादा है, क्या वो जर्मिनेट करेगा? नहीं करेगा ना, ठीक है। एब्सिसिक एसिड पढ़ा हुआ है ना, हार्मोन जो डोरमेंसी को इंड्यूस करता है, ठीक है, मतलब डोरमेंसी लाता है, वो कौन सा हार्मोन है? ABA। और जो डोरमेंसी तोड़ता है वो जिब्रेलिक एसिड, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ABA अगर नेचुरली उसके अंदर ज्यादा है तो क्या जर्मिनेट करेगा? क्या नहीं करेगा। ABA आया कहाँ से? किसी ने बाहर से दिया? क्या नहीं दिया, खुद ही अंदर बन रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, आपने कपास के बीज देखे, ठीक है, यहाँ डायग्राम में देखे, ठीक है। तो कपास के बीजों के ऊपर क्या है? रेशे है ना, बाल है ना उसके, ठीक है, जो उसके रेशे है। अब एक बात बताओ, वहां पर रेशे भी है, ऊपर से उसका सीड कोट भी हार्ड है, क्या वो जर्मिनेट करेगा? क्या नहीं करेगा। सीड कोट किसने बनाया? पौधे ने खुद ही बनाया, ठीक है। तीसरा आपका एग्जाम्पल जो है वो आता है कि आपके जैसे एम्ब्रियो है वो मैच्योर ही नहीं हुआ, ठीक है। जैसे आपका सीड आपने पौधे से तोड़ लिया लेकिन अभी तक उसका भ्रूण जो है वो मैच्योर नहीं हुआ, परिपक्व नहीं हुआ, क्या सीड जर्मिनेट करेगा? मान लिया उस एम्ब्रियो को परिपक्व होने में 1 साल का समय लगता है, तो आप उसको 1 साल बाद ही उगा सकते हो, उससे पहले वो नहीं उगेगा। यही बात हुई। तो यहाँ पर जो भी फैक्टर्स काम कर रहे हैं वो सारे फैक्टर कहाँ के हैं? बीज के या पौधे के खुद के हैं। उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी डोरमेंसी या इन्नेट डोरमेंसी कहते हैं। एक लाइन में अगर लिखना चाहे तो हम कह सकते हैं डोरमेंसी किस प्रकार की बेटा? जो किसकी वजह से हो? जो स्वयं के कारण हो। किसके कारण हो? स्वयं के कारण हो। अब स्वयं के कारण क्या चीज आ गई? तो हम लिखेंगे अनुवांशिकता। क्या लिखेंगे बेटा? अनुवांशिकता के कारण हो, ठीक है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स। किसकी वजह से बेटा? जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से है, तो उसे हम क्या कहेंगे?
इंटरनल हमारी प्राइमरी डोरमेंसी या इननेट डोरमेंसी। दूसरी चीज हम यहाँ पर बात करें बेटा, इसको हम दूसरा एक नाम और देते हैं प्राइमरी डोरमेंसी, वो हमने साथ में लिख लिया, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पहले ही हमने नाम में लिख लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर इसके एग्जाम्पल्स के, कि एग्जाम्पल क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक बार इसके अंदर लिख लो बेटा। एग्जाम्पल हमारे पास जो अवेलेबल है वो क्या है, एक तो हाई ABA कंटेंट, ओके, हम कह सकते हैं ABA की अधिक मात्रा, ठीक है, ABA की अधिक मात्रा होगी तो खुद की वजह से बनेगी। दूसरा हम इसमें लिख सकते हैं हार्ड सीड कोट, या हम इसको कहेंगे कठोर बीज चौल, ठीक है। और तीसरा हम कह सकते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, या हम कह सकते हैं बाहरी संरचनाएं, ओके। किसी के बीज के ऊपर कांटे ही कांटे हैं तो क्या बीज जो है उस तक पानी पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। या फिर आप बात करें आंकड़े का पौधा देखा है आपने, ठीक है, उसके पत्ते जो है उस पर पानी ठहरता है क्या? कभी नहीं ठहरता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मोम की एक छोटी सी परत होती है, बिल्कुल पतली सी, ठीक है। अगर यही कोटिंग जो है वो सीड के ऊपर है तो क्या पानी पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। तो वो किसकी वजह से है? जेनेटिक फैक्टर से या आनुवांशिक कारणों से है, जिसे हम क्या कहेंगे? इननेट डोरमेंसी। क्वेश्चन क्या क्या पूछे हुए हैं वो ध्यान रखना बेटा। एक हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आनुवांशिकता के कारण होने वाली डोरमेंसी क्या कहलाती है? प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक या उपरोक्त सभी? तो कौन सी आ जाएगी? प्राथमिक या प्राइमरी आ गई। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, हार्ड सीड कोट किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, किसका है? प्राइमरी डोरमेंसी का। ये दो क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे हुए हैं। तीसरा आपसे क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो आईसीआर के बड़े एग्जाम्स में पूछा हुआ है, कॉटन के जो सीड हैं, ठीक है, उनमें कौन सी डोरमेंसी मिलती है? प्राइमरी। कौन सी मिलेगी? प्राइमरी डोरमेंसी। कारण क्या है कि उसमें ABA कंटेंट भी ज्यादा होता है और उसका सीड कोड भी हार्ड होता है। दोनों चीजें आ गई और दोनों कैसी है बेटा? प्राइमरी डोरमेंसी के हैं। तो ये क्वेश्चन आपके इस तरह से यहां पर बनेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब हमें आलस छोड़ना है, हमने आलस भी छोड़ दिया मान लो, हम अपना एग्जाम्पल लेकर चल रहे थे, ठीक है। तो हमें सिलेक्शन कराना, उसमें सबसे बड़ा जो खतरा था वो हम खुद है, हमारा आलस है। हमने आलस भी त्याग दिया कि अब आलस नहीं करेंगे, अब तो पढ़ेंगे और सिलेक्शन करा के रहेंगे। तब हमारा दूसरा फैक्टर बीच में आ जाता है। कौन आएगा? वेरी गुड, कौन आएगा? वातावरण आएगा, ठीक है, उसकी बात करेंगे। एक बार यहां पर हमको दिए हुए बेटा एक इसका छोटा सा क्लासिफिकेशन है, वो हम देख सकते हैं। एक दिया हुआ है एंडोजीनस डोरमेंसी, मतलब क्या है? अंदरूनी कारण। कौन से कारण है? अंदरूनी कारण। ओ सॉरी, ये तो बाहरी है सर। ये कौन से कारण हुए बेटा? हमारे बाहरी कारक। कौन से है? बाहरी कारक है। और दूसरा हम बात करें अंदरूनी कारक है, ठीक है। वही एग्जाम्पल्स है जो हमने अभी लिखे हैं, सेम टू सेम वही है। बनाना चाहो तो बना सकते हो कि अंदरूनी कौन से और बाहरी कौन से है, ठीक है। ये आपके बड़े एग्जाम्स के अंदर काम आएगा, AAO सुपरवाइजर वगैरह, वहां पर काम की चीज है, ठीक है। अब हम बात करें बाहरी कारण है, तो बीज के बाहर क्या है? बीज चौल है ना, ठीक है, सीड कोट है। तो हम कह देंगे कि हार्ड सीड कोट जो है, या फिर हमारा जो कठोर बीज चौल है, उसकी वजह से सुषुप्तावस्था होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? बाहरी सुषुप्तावस्था, कि वो बाहर की वजह से, अंदर तो सीड बिल्कुल सही है। दूसरा, इसके लिए हम बात करेंगे क्या इस डोरमेंसी को तोड़ना आसान होगा या मुश्किल होगा? आसान ही होगा ना। सीड कोट अगर हार्ड है तो सीड कोट को तोड़ दो, बात ही खत्म, ठीक है। या फिर जैसा हमने कॉटन के अंदर किया था,
कॉटन के अंदर डोरमेंसी को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है? वेरी गुड, किसका? H2SO4 का। गर्म पानी का नहीं करते बेटा, गर्म पानी का तो उनके अंदर किया जाता है जिसके अंदर हमारे ट्रॉपिकल फ्रूट्स आ जाते हैं या ट्रॉपिकल सीड्स आ गए, उनको हम गर्म पानी में रख सकते हैं। जैसे मक्का है, उसके अंदर भी हम कई बार उसको पानी में रखते हैं ताकि वो पानी एब्जॉर्ब कर ले और डोरमेंसी कहीं थोड़ी बहुत भी हो तो वो ठीक हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हम जो यूज करेंगे हार्ड सीड कोट के लिए, किसके लिए कर रहे हैं? उसको सॉफ्ट करना है तो हम क्या यूज करेंगे? एसिड का यूज करेंगे। कौन सा? H2SO4। ठीक है, वो हम बात कर चुके, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। दूसरा हमारे पास क्या हुआ? ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स, अंदरूनी कारणों से जो हो रहे हैं। अब अंदरूनी कारणों के अंदर क्या आ गया बेटा? अपरिपक्व भ्रूण। क्या आ गया इसके अंदर एग्जाम्पल? अपरिपक्व भ्रूण आ गया। तो ये इंटरनल फैक्टर है, सीड के बाहर का पार्ट नहीं है। कहाँ का पार्ट है? अंदर का। क्या इसे तोड़ना आसान है क्या? नहीं, उसके लिए हमें उसकी अंतरात्मा को जगाना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा काम है। ठीक है, वो आसानी से नहीं होगा। हाँ, एक तो वो बात हो गई कि इंसान बाहर से सो रहा है, उसको धक्का दो, उसको जगा दो तो वो जग जाएगा, धक्का मत दो। ठीक है, लेकिन अगर इंसान अंदर से सोया हुआ है तो उसे जगाना बहुत मुश्किल है। यही बात हुई, उसे झंझोड़ना पड़ेगा, है ना, तब जाकर वो जगेगा। तो अपरिपक्व भ्रूण कैसा हो गया बेटा? अंदरूनी कारण हुआ। दूसरा हम कह देंगे इसको हम डिफिकल्टी से हम इसको तोड़ सकते हैं, वो आसानी से नहीं टूटेगी। बस ये दो चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, वही हमको हम कह सकते हैं जो बाहरी कारण है ये आसानी से नियंत्रित हो सकता है। ठीक है, और बात करें इंटरनल की तो ये कठिनता से नियंत्रित हो सकता है, हम आराम से नहीं कर पाते उसको। ठीक है, जैसे आपने आलू का तो सुना हुआ है नाम, आलू में हम क्या यूज कर रहे हैं? बात कर ली थी उसकी। तो थायोयूरिया ऐसा केमिकल है जो कहाँ तक जाएगा? वो उसके सीड तक जाएगा, अंदर तक जाएगा, सीड कोट तक बाहर नहीं रहेगा, वो अंदर तक पहुंचेगा तभी वो काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर जो है उसका ध्यान रखना है। एक छोटी चीज बिल्कुल मेरे पास आ गया था बेटा क्वेश्चन तेरा। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन ये आता है कि हम कितना थायोयूरिया का परसेंटेज यूज करते हैं। ठीक है, तो जनरली जो है, सुन लो, जनरली हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम 1% का। ठीक है, और कई जगह जो है वो 0.1% भी दिया हुआ है। ठीक है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी कंफ्यूजन की चीज आ जाती है। ओके, तो यहाँ पर हम जो ध्यान रखेंगे वो ये कि हमें जेड के हिसाब से याद रखना है कितना? 0.1%। कितना याद रखना है? जेड के हिसाब से कह रहा हूं मैं, सुनना वापस से, जेड के हिसाब से याद क्या रखोगे? 0.1%। ठीक है, बाकी आपका BHU या ICR आ जाता है तो क्या करना है? 1% करना है। ठीक है, ये डिफरेंस जो है वो बुक्स का है। ठीक है, गलत नहीं है, आप सही चीज पढ़ रहे हैं, बुक्स का डिफरेंस है। बुक्स में कई जगह जो है इसको अलग दिया हुआ है, इसलिए तो हमें जेड के हिसाब से चलना है, क्योंकि RPSC ने क्वेश्चन पूछा हुआ है और उन्होंने 0.1% सही माना है। ठीक है, सेम इसी तरह से ICR ने भी क्वेश्चन पूछा और उसने 1% माना हुआ है। तो अब हमारे लिए एक दुविधा हो गई कि हम करें तो करें क्या? तो हमें जेड का और ICR का दोनों का अलग से ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जेड में आएगा तो क्या करोगे? 0.1%, और ICR के एग्जाम्स में आता है तो 1% करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें इसके अंदर बेटा। दूसरी हमारा जो कारण है वो हमने क्या कहा? हमने खुद को समझा लिया, हमें मेहनत करनी है, सिलेक्शन कराना है, लेकिन दूसरा फैक्टर क्या काम करेगा जो हमें रोक सकता है? वातावरण। उसको हम क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत। जैसे तुम्हारे निकम्मे दोस्त, तुम कितनी भी मेहनत करना चाहो पर वो तुम्हें मेहनत नहीं करने देंगे। ठीक है, हाँ मैं तुम्हारी ही तारीफ कर रहा हूँ सबकी। ठीक है, तुम में से कुछ मासूम इक्के दुक्के बेचारे होंगे जो पढ़ना चाहते हैं, बाकी सब इसी कैटेगरी में आते हो तुम, वो मुझे पता है। और उनका जो मानस होता है वो बहुत ही, हम कह सकते हैं, खुरापाती होता है। उनको पता होता है कि मेरा सिलेक्शन तो होने वाला है नहीं। ठीक है,
लेकिन मुझे अगले साल वापस कोचिंग करने अकेले आना पड़ेगा, तो मैं इसको भी साथ में ले लेता हूँ, तो इसको भी नहीं पढ़ने दूंगा मैं, फिर वो उसको भी नहीं पढ़ने देते। तो सेम वही चीज़ कि सीड जो है वो ठीक है, सीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम किस में है? एनवायरमेंट में है। किस में प्रॉब्लम बेटा? एनवायरमेंट में। तो तुम्हें तुम्हारी संगत भी सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। अब संगत सुधारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो तुम्हारे खुरापाती दोस्त है उनका साथ छोड़ दो। सर ऐसा तो नहीं कर सकते, हम तो रोज गाना गाते हैं, वो वाला कौन सा? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। और आपने एक बार में कैसे कह दिया छोड़ दो? ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो एक चीज ध्यान रखना, बहुत ही बड़ी बात है, लाइफ में काम आने वाली। अच्छा हासिल करना हो तो बुरी आदतें छोड़नी पड़ती है, ठीक है, छोड़नी पड़ती है, और ये फैक्ट है। और उन आदतों को ऐसे ही छोड़ा जाता है। तो अगर आपके दोस्त आपको पढ़ने नहीं देते तो उनको टाटा बाय बाय कह दो, 2 दिन में उनको खुद अक्ल आ जाएगी, वो खुद पढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। तुम्हें दोस्ती तोड़नी नहीं है, मैंने ये नहीं कहा दोस्ती तोड़ दो, मैंने कहा तुम उनका साथ छोड़ दो। तो वो 2 दिन अकेले रहेंगे तो खुद ब खुद लाइन पे आ जाएंगे कि भाई मैं भी पढ़ लूँगा तेरे साथ, दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं वापस दोनों जो है फिर वापस मस्तियाँ करने लग जाओ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो हमारा जो दूसरी डोरमेंसी है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड डोरमेंसी, या हम कहेंगे सेकेंडरी डोरमेंसी, या फिर हम इसको हिंदी में कहना चाहे तो क्या कहेंगे? द्वितीयक सुषुप्तावस्था, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब हमने एग्जाम्पल में समझ ही लिया, एनवायरमेंट होगा। कौन होगा? एनवायरमेंट। तो हम कहेंगे डोरमेंसी विच इज इंड्यूस्ड ड्यू टू अनफेवरेबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या फिर हिंदी में कहना चाहे तो यहां पर जो इनका कारक है वो कारक कौन है बेटा? प्रतिकूल वातावरण, ठीक है। वह सुषुप्तावस्था जो प्रतिकूल वातावरण के कारण होती है क्या कहलाएगी? द्वितीयक सुषुप्तावस्था, ठीक है। अब इसके लिए बात कर ले बेटा, दूसरा हम इसको और क्या कह सकते हैं? तो इसका नाम हमने लिया एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड डोरमेंसी, ठीक है, या हम कहें वातावरणीय डोरमेंसी भी इसको हम कह सकते हैं, वातावरणीय सुषुप्तावस्था, या कहें वातावरण के द्वारा की गई सुषुप्तावस्था, ठीक है। तो वही से समझ में आ गया, अलग से वापस लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमको यहाँ पर याद क्या रखनी बेटा कि सीड जो है, बीज है, उसमें ये डोरमेंसी कब आएगी? सोच के देखो, जब हमने इंटरनल फैक्टर्स की बात करी तो इंटरनल फैक्टर्स कब से चालू हो जाएंगे? जब से बीज बन रहा है तभी से तो चालू हो जाएंगे, है ना। तब से ये तो ABA ज्यादा है तभी तो जर्मिनेट नहीं हो रहा, बाकी वो हो जाता वहीं पे पौधे पर। लेकिन ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स वाली जो चीज है ये कब लागू होगी? बुआई के बाद, या बीज बनने के बाद, या बीज को पौधे से अलग करने के बाद? सोच के देखो, बोने के बाद। वेरी गुड। कब होगा? बीज को पौधे से अलग करने के बाद, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लो, आपने बीज को हार्वेस्ट करा, हार्वेस्ट करके आपने उसको स्टोर करना है, अब है ना, स्टोर करोगे ना उगाने से पहले, ऐसा थोड़ी आज काटा और कल वापस बुआई कर दी, स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर करने में आपने ऐसी जगह स्टोर करा जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, क्या जर्मिनेट करेगा? नहीं करेगा। आपने स्टोर करा और आपने मॉइस्चर इतना कम कर दिया, 5% 6% कर दिया, क्या जर्मिनेट करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स किसके हैं बेटा? एनवायरमेंट के तो फैक्टर्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे आपका वाटर वेपर हो, चाहे आपकी हीट हो, सनलाइट हो, या ह्यूमिडिटी हो, ये फैक्टर्स किसके हैं? एनवायरमेंट के हैं। तो कंट्रोल कौन कर रहा है? एनवायरमेंट कर रहा है। क्या हमने कुछ करा? नहीं करा, हमने तो बस उसे रखा हुआ है, बाकी एनवायरमेंट जो है वो संभाल रहा है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स जो है वो किसके अंदर आएंगे? द्वितीयक सुषुप्तावस्था में आएंगे, जो एनवायरमेंट की वजह से होने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर हमारे लिए खास बात क्या होगी बेटा कि बीज जो है उसमें हमारी जो कह सकते हैं
वाटर को एब्जॉर्ब करने की ताकत थी, कौन सी? अंतःचूषण, वो भी हो जाएगा तो भी वो जर्मिनेट नहीं होगा। मान लो आपने बीज जो है उसको लगाना है, आपने पानी में भी भिगो दिया, आप जब सोइंग करने के लिए गए या फिर जब आपने हार्वेस्ट करा उसके बाद टेम्परेचर बहुत कम हो गया, सीड में पानी है, क्या वो जर्मिनेट करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है। या कई बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तब भी वो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो हमें सिंपल सा याद रखना है, जो प्रतिकूल वातावरण या अनफेवरेबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होगा उसको क्या कहेंगे? द्वितीयक सुषुप्तावस्था कहेंगे, ठीक है। ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन के अंदर इस चीज को लिख लो कि ये कब होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर समय की बात करेंगे, इसके टाइम की बात करेंगे, तो कब होगा बेटा? पौधे से बीज को अलग करने के बाद, ठीक है, क्लियर है। लास्ट इसके एग्जाम्पल्स जो है, एग्जाम्पल लिख लें हम, कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। पहले एग्जाम्पल की बात करें तो हम क्या कहेंगे? कम ऑक्सीजन, ठीक है। या फिर इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा होगा ज्यादा ऑक्सीजन, है ना, या ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड? ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार करके देखो, कम ऑक्सीजन को आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो? कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो बेटा? ज्यादा हो, तब भी जर्मिनेट नहीं करेगा। या हम बात करें किसकी? तापमान की। किसकी बात करें बेटा? तापमान की। तापमान कम होगा या ज्यादा होगा तब भी वो जर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। ये सारा किसका कंट्रोल है? एनवायरमेंट का कंट्रोल है ना। तो उसी को हमको यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, ऑक्सीजन की कमी से होने वाली डोरमेंसी किस टाइप की है? तो हम कहेंगे सेकेंडरी है। बस इतना सा क्वेश्चन हमारे लिए इस पर बनता है। बट ये आपकी क्रॉप्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि आप जब भी क्रॉप्स पढ़ रहे हैं तो आप टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि कितने टेम्परेचर पर जर्मिनेट होता है। बात करिए ना हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर की, है ना, जिसके अंदर हम कह सकते हैं अनुकूल तापमान कितना चाहिए, करा है ना। वो यही इसी चीज़ के लिए किया गया है ताकि हमें पता हो कि अगर इतने टेम्परेचर पर नहीं रखा तो इसमें डोरमेंसी हो जाएगी, ठीक है। ये वहाँ से है। चलिए समझ में आ गया बेटा? ओके, लास्ट हम बात करें तो हमारी तीसरी डोरमेंसी कौन सी बेटा? एनफोर्स्ड डोरमेंसी, या फिर हम इसको कह सकते हैं तृतीयक या फिर बलकृत सुषुप्तावस्था। कौन सी सुषुप्तावस्था है बेटा? बलकृत सुषुप्तावस्था या एनफोर्स्ड डोरमेंसी। चलो, फोर्स का मतलब क्या होता है? दबाव, या फिर हम कह सकते हैं ताकत, ठीक है। अब हमारी असफलता में तीसरा योगदान किसका है? एक तो खुद का हो गया, एक पड़ोसी का हो गया, तीसरा किसका है? फोर्स का है। किसका है? फोर्स का, ठीक है, मतलब दबाव का। आप खुद अपने मन से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं हर रोज आकर तुम्हें परेशान करूं, तुम जब भी 5 मिनट का भी ब्रेक लो और मैं फिर वापस आ जाऊं, पढ़ाई करो, फिर तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगी, नहीं पढ़ाई करो, जैसे ही तुम उठे फिर को कहाँ उठ गए, वापस बैठो, पढ़ने बैठो, तो तुम्हारे ऊपर क्या असर पड़ेगा? तुम्हारा खुद ही मन हट जाएगा उस चीज़ से कि यार परेशान कर दिया इस आदमी ने, तो इतना कोई पढ़ सकता है क्या? इतना तो पढ़ ही नहीं सकते हम, ठीक है। दूसरा, ज़्यादा पढ़ने से दिमाग खराब हो जाता है ना। तुम्हारा तो नहीं है ना कि सर हमारा तो अभी खाली है, अभी भरना बाकी है ना। इसीलिए एग्जाम में ज़्यादा पढ़ के नहीं जाना बेटा, ठीक है। ऑप्टिमम लेवल तक पढ़ाई करनी है, ठीक है, जितनी पर्याप्त हो उतनी। ज़्यादा पढ़ के जाने से कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, डिलीट होने लग जाते हैं। अच्छा, फाइलें मिक्स हो जाती है, इसमें एंटीवायरस डलवाना पड़ेगा, है ना, एंटीवायरस लगवाओ फिर। तो तीसरा हमारा कारण क्या है बेटा? फोर्स है। कौन सा कारण है? फोर्स। आप बचपन से ये चीज करते हुए आए, मम्मी कहती है कि ये काम नहीं करना है तो हमें वो करना है,
और मम्मी कहती है ये काम करना है तो हमें वो नहीं करना है। ये चीज़ तो बचपन से है, यही देखता है। मम्मी देख रही है कि बच्चा पढ़ रहा है, तब तक बुक में नज़र होती है, जैसे ही मम्मी उधर गई अम्मी गायब। हाँ, नज़र हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, फोर्स है कि किसी भी चीज़ पर ज़्यादा हमें दबाव नहीं डालना चाहिए। ठीक है, आपकी जितनी क्षमता है आप उस क्षमता को बढ़ा सकते हैं, हो सकता है, लेकिन अगर आपको हर रोज़ उसके लिए परेशान किया जाए तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बेटा पढ़ाई जब भी आप करो बड़े अच्छे खुश मन से मुस्कुरा कर करो। ये हमें कुछ अच्छा पाने के लिए करना है, ये दबाव के साथ करने वाली चीज़ नहीं है कि नहीं पापा ने कहा है पढ़ ले तो मैं पढ़ रहा हूँ, मम्मी ने कहा कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा इसलिए पढ़ रहा हूँ, उसके लिए नहीं पढ़ना है। पढ़ना है तो खुद के लिए पढ़ो कि हाँ मुझे ये बनना है और मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। ठीक है, या फिर ऐसा नहीं कि मेरे पड़ोस में कोई रहता है और वो तैयारी करने चला गया जेट की तो मैं भी चला गया, मैं घर पे बैठे बैठे क्या करता। एक ही दोस्त था जो क्रिकेट खेलता था साथ में, वो भी चला गया तो मैं भी आ गया उसके साथ। अब हम दोनों यहीं पे क्रिकेट खेलते हैं, है ना। तो वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, आपको खुद के मन को ये चीज़ समझानी है। आपने देखी हुई होगी 3 इडियट्स, ऑल इज वेल याद होगा बस। तो तुम्हें पता है कि ये पढ़ाई का इतना बड़ा पहाड़ है, लेकिन ऑल इज वेल। ठीक है, सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा, बस तुम पढ़ते जाओ और समझते जाओ और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चंस यही से आने हैं, क्वेश्चन में यही चीज़ें घुमा फिरा कर आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो तीसरा कारण क्या है बेटा, फोर्स या दबाव। चलिए, सबसे ज़्यादा दबाव कौन डालता है किसी बात पर? वो हाथी है या शेर है, भैंस है या इंसान है? इंसान है। कौन है? इंसान है। ठीक है, तो ये जो हमारी एनफोर्स डोरमेंसी है किसकी वजह से होती है? मनुष्य की वजह से। किसकी वजह से? मनुष्य की वजह से। एक सिंगल लाइन में याद रखना बेटा कि ये हमारी जो सुषुप्तावस्था है इसका कारण क्या है बेटा? एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। इंग्लिश मीडियम वाले इसको अच्छे से याद रख लेना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स का मतलब होता है मानवीय कारण। क्या मतलब है? मानवीय कारण। ठीक है, तो हम कहेंगे मानवीय कारणों से होने वाली सुषुप्तावस्था, उसे क्या कहा जाएगा? एनफोर्स्ड डोरमेंसी कहा जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर रहा बेटा? नहीं? चलिए, अब एक बात बताओ, इसका जो एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछा हुआ भी है, जेट में ही पूछा हुआ है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जब हम बीज की बुआई करते हैं तो बुआई कौन करेगा बेटा? इंसान ही तो करेंगे ना। ठीक है, आपने जो भी क्रॉप्स पढ़ी है उन सभी के लिए आपने बुआई की डेप्थ या बुआई की गहराई पढ़ी है ना। वो क्यों पढ़ी है? क्योंकि अगर आपने ज़्यादा गहराई पर लगा दिया तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ठीक है, वहाँ पर क्या क्या दिक्कतें होगी वो सुन लो। अधिक गहराई पर आपने अगर बुआई कर दी तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तीसरा, बीज पर जो दबाव पड़ रहा है वो दबाव भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, तो बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये जो दो चीज़ें है ना बेटा, कम ऑक्सीजन और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो अभी हमने पिछले में तो लिखी थी ना, फिर हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं? कारण क्या है कि वहां पर हम एनवायरमेंट की बात कर रहे थे जहां पर बीज बाहर रखा हुआ है। हम यहां पर कब बात कर रहे हैं? जब हमने बुआई कर दी है। किसने करी बुआई? हमने करी, हमारी वजह से हो रहा है, के अंदर आ जाएगा एनफोर्स्ड में। और अगर बीज बाहर ही है, भंडारित है, आपने सोइंग नहीं करी और फिर आप बात कर रहे हो कि ऑक्सीजन कम हो गई या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई, तो वो किस में आ जाएगा? द्वितीयक में आ जाएगा, सेकेंडरी में आ जाएगा। समझ में आ गई बात? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, चलिए, अब हम यहाँ पर बात करें, हमारे पास 3 प्रकार की डोरमेंसी आ गई बेटा। कौन कौन सी? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। सबसे पहली इननेट, दूसरी कौन सी? इंड्यूस्ड और तीसरी एनफोर्स्ड। समझ में आ गई? अब ये 3 तरह की डोरमेंसी जो है
वो एक साथ किस में मिलती है? वाइल्ड ओट या जंगली जई में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, ध्यान रखना। क्या नाम है इसका? एविना फैटुआ। क्या नाम है बेटा? एविना फैटुआ, या हम कह सकते हैं जंगली जई। कौन सी जई बेटा? या आप इंग्लिश में कहेंगे इसको वाइल्ड ओट। क्या कहेंगे? वाइल्ड ओट। ठीक है, इसकी खास बात क्या है बेटा कि ये जो हमारी जंगली जई या वाइल्ड ओट है, इसमें क्या होती है? तीनों प्रकार की सुषुप्तावस्था पाई जाती है। ठीक है, जो भी तीनों हमने बात करी वो सारी इसके अंदर एक साथ मिलती है। ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा वो आपका वीड साइंस का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा हुआ है आईसीआर ने पीजी के लेवल पर। ठीक है, पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे भी पूछ सकता है। आपसे अभी तक नहीं पूछा है पर चांसेस हो सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, हम जानते हैं कि बीज को जमीन में गहराई पर लगाने पर वो जर्मिनेट नहीं होता, लेकिन ऐसे बीज जो किसके हैं बेटा? वीड्स के हैं, खरपतवार के हैं, वो सॉइल में कितनी गहराई तक जर्मिनेट होते हैं? तो हम कहेंगे 1 से 2 सेंटीमीटर। अगर किसी खरपतवार का बीज, किसी भी वीड का बीज जो है वो 2 सेंटीमीटर से नीचे चला गया तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर लेयर्स बना ले, ये ऊपर की हमारी 1 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक की है और ये बाकी नीचे जो है वो 50 सेंटीमीटर तक मान लो। ठीक है, तो जो यहाँ पर वीड के सीड है सिर्फ ये जो है वो जर्मिनेट करेंगे, बाकी नीचे जो सीड रह गए वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। यही कारण है कि हम एक बार प्लोइंग कर देते, हमने इस बार हर्बिसाइड भी डाल दिया, अगले साल वापस वीड आए कहाँ से? हम अगले साल वापस क्या करेंगे? टिलेज करेंगे, तो जो मिट्टी नीचे थी वो ऊपर आ जाएगी और वो सीड जो है वापस जर्मिनेट हो जाएगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि 1 साल के जो खरपतवार हैं उनको हटाने के लिए कितना टाइम लगता है? 7 साल। कितने साल? 7 साल। ये एक कहावत है, कही गई चीज़ है साइंटिस्ट के द्वारा। 1 year ऑफ सीडिंग इज इक्वल टू 7 years ऑफ वीडिंग। इंग्लिश की कहावत है, उसका मतलब ये कि 1 साल अगर खरपतवार हो गए तो उनको हटाने में हमें कितने साल लगेंगे? 7 साल लगेंगे। ठीक है, और ख़ास बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि खरपतवार के जो बीज हैं उनका अंकुरण, ठीक है, वो कहाँ पर होता है बेटा? मृदा की ऊपरी 1 से 2 सेंटीमीटर की परत में होता है। ठीक है, इसके अलावा नीचे अगर कोई सीड रह गया तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। एक बार लिख लें इसको।